What happens to a dream deferred? यानी अगर एक सपने को अधूरा छोड़ दिया जाए, उसे पोस्टपोन कर दिया जाए, तो उस सपने का क्या होता है? क्या वो सूख जाता है? क्या वो सड़ने लगता है? या फिर वो एक बम की तरह एक्सप्लोड हो जाता है? नमस्ते दोस्तों, आज के इस सेशन में हम किसी आम पोएम की बात नहीं कर रहे। आज हम बात करने वाले हैं लैंगस्टन ह्यूज की आइकॉनिक और पावर पैक्ड पोएम हार्लेम की। ये सिर्फ एक 11 लाइंस की छोटी सी पोएम नहीं है, बल्कि ये 1950s के अमेरिका में रहने वाले लाखों ब्लैक लोगों के उस गुस्से, दुख और इंतज़ार की चीख है जिसे हार्लेम रेनेसांस कहा जाता है। तो अपनी एनर्जी को हाई रखिए, अपने दिमाग के विंडोज़ को खोल लीजिए, क्योंकि आज हम हार्लेम के इस एक्सप्लोजन को लाइन बाय लाइन डिकोड करने वाले हैं। तो पोएम को पढ़ने से पहले हमको उसका बैकड्रॉप जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हिस्टोरिकल बैकड्रॉप। कहानी शुरू होती है अमेरिका के सदर्न स्टेट्स से। 20th सेंचुरी के शुरुआत में वहाँ ब्लैक लोगों की जिंदगी एक जीते जागते नरक जैसी थी, और इसकी वजह थी एक सिस्टम जिसे कहते हैं जिम क्रो लॉज। ये कोई एक इंसान नहीं था दोस्तों, बल्कि ये वो काले कानून यानी लीगलाइज्ड ऑप्रेशन थे जो कहते थे सेपरेट बट इक्वल, यानी ब्लैक और वाइट लोग अलग रहेंगे, अलग स्कूल्स, अलग हॉस्पिटल्स, अलग बसेस, पर ये इक्वल कभी नहीं था। ब्लैक लोगों को वोट नहीं करने दिया जाता था, और अगर कोई आवाज़ उठाता तो वाइट सुपरमिसिस्ट ग्रुप्स उन्हें खुलेआम लिंच कर देते थे। सो व्हाट वाज लिंचिंग? 19th सेंचुरी के एंड से लेकर मिड 20th सेंचुरी तक वाइट सुपरमिसिस्ट ने थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक लोगों को बिना किसी लीगल ट्रायल के सिर्फ झूठे इल्ज़ाम या जिम क्रो कोड्स को तोड़ने पर खुलेआम टॉर्चर करके और जलाकर मार देते थे। इस डर और एक्सप्लॉयटेटिव शेयर क्रॉपिंग यानी कर्ज के जाल से बचने के लिए ही द ग्रेट माइग्रेशन शुरू हुई। इकोनॉमिक लेवल पर वो खेती के ऐसे सिस्टम में फंसे थे जहां वो हमेशा कर्ज में डूबे रहते थे। तो यहाँ से आया द ग्रेट माइग्रेशन। अब इसी भेदभाव और हिंसा से तंग आकर लाखों ब्लैक फैमिलीज ने एक बड़ा फैसला लिया, अपना घर छोड़कर भागने का, और इसी बड़े सफ़र को हिस्ट्री में नाम दिया गया द ग्रेट माइग्रेशन। 1910 से 1970 के बीच लगभग 60 लाख यानी 60 लाख ब्लैक लोग साउथ को छोड़कर अमेरिका के नॉर्दर्न और मिड वेस्टर्न इंडस्ट्रियल शहरों की तरफ निकल पड़े। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि नॉर्थ उनके लिए द प्रॉमिस्ड लैंड होगा, जहां अच्छी जॉब्स मिलेगी, अच्छी एजुकेशन होगी, और सबसे बड़ी बात, इज्जत की ज़िंदगी मिलेगी। तो इस सफ़र के दौरान न्यूयॉर्क का एक शहर, एक नेबरहुड सबसे बड़ा ठिकाना बना, और वो था द हार्लेम। हार्लेम पूरे अमेरिका के ब्लैक इंटेलेक्ट और कल्चर का कैपिटल बन गया। लेकिन दोस्तों, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जब ये लोग बड़े अरमान लेकर नॉर्थ पहुंचे तो उन्हें समझ आ गया कि रेसिज्म सिर्फ साउथ में नहीं बल्कि पूरे अमेरिका में था। नॉर्थ में उन्हें खुलेआम मारा तो नहीं जाता था, पर उनके खिलाफ एक नया तरीका यूज किया गया जिसे कहते हैं रेड लाइनिंग, यानी कागज पर एक रेड लाइन खींचकर ब्लैक लोगों को शहर के सबसे खराब और क्राउडेड इलाकों जो है स्लम्स, ठीक है, स्लम्स में रहने पर मजबूर किया गया। अच्छी जॉब्स के दरवाजे उनके लिए बंद थे, और यहाँ बनती है हमारी पोएम की बैकग्राउंड, द डेफर्ड ड्रीम। लैंगस्टन ह्यूज इसी दुख को दिखाते हैं कि जो लोग सपना लेकर हार्लेम आए थे वो अब सड़ने लगा था, एक फेस्टरिंग सोर यानी पके हुए जख्म की तरह। जब किसी का सपना बार बार तोड़ा जाता है तो वो चुप नहीं बैठता। इस दबाए हुए गुस्से ने ही 1950s और 60s में जन्म दिया सिविल राइट्स मूवमेंट को, जो कि एक मास प्रोटेस्ट और रेवोल्यूशन थी, जहां मार्टिन लूथर किंग जूनियर और मैल्कम एक्स जैसे लीडर्स ने ब्लैक लोगों को बराबरी का हक दिलाने के लिए पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। द कल्चरल एक्सप्लोजन, द हार्लेम रेनेसांस। दोस्तों, 1920s में हार्लेम सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर का सेंटर बन गया था। इस पीरियड को हम हार्लेम रेनेसांस कहते हैं। यहाँ ब्लैक राइटर्स, आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस ने अपनी आइडेंटिटी, अपनी हिस्ट्री और अपने स्ट्रगल्स को ओपनली एक्सप्रेस करना शुरू किया। पहली बार उनकी आवाज़ नेशनल लेवल पर सुनी जा रही थी। द साउंड ट्रैक, जैज एंड ब्लूज। हार्लेम की सबसे
बड़ी पहचान थी उसका म्यूजिक, जैज और ब्लूज। ब्लूज अक्सर दर्द, स्ट्रगल और डिसअपॉइंटमेंट की बात करता था, जबकि जैज एनर्जी, क्रिएटिविटी और फ्रीडम का सिंबल था। तो दोनों म्यूजिक फॉर्म्स ब्लैक कम्युनिटी के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करते थे। द इम्पैक्ट ऑन लैंगस्टन ह्यूज। तो लैंगस्टन ह्यूज के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या था? ह्यूज इसी कल्चरल मूवमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा थे। उन्होंने जैज और ब्लूज की रिदम को अपनी पोइट्री में लेकर आए, इसीलिए उनकी पोएम्स सिंपल लैंग्वेज में तो लिखी गई है, लेकिन उनके अंदर ऑर्डिनरी ब्लैक पीपल की होप्स, फ्रस्ट्रेशंस और ड्रीम्स छुपे होते हैं। और जब हम हार्लेम पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि ह्यूज एक सिंपल सवाल के जरिए पूरी कम्युनिटी के डिलेड ड्रीम्स और उनके दर्द को कैसे सामने ला देते हैं। दोस्तों, अब हम मिलते हैं उस पोइट से जिसने हार्लेम रेनेसांस की आवाज़ को पूरी दुनिया तक पहुंचाया, लैंगस्टन ह्यूज। लैंगस्टन ह्यूज को द पीपल्स पोइट कहा जाता है क्योंकि उन्होंने किसी किंग, किसी हीरो या एलिट क्लास के बारे में नहीं लिखा। उन्होंने आम अफ्रीकन अमेरिकन लोगों की ज़िंदगी, उनके सपने, उनकी स्ट्रगल्स और उनकी होप्स को अपनी पोइट्री का सब्जेक्ट बनाया। उनकी पोएम्स का मकसद था ब्लैक आइडेंटिटी पर गर्व पैदा करना और सोसाइटी में मौजूद इनइक्वालिटी को सामने लाना। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। व्हाट हैपेंस टू अ ड्रीम डेफर्ड। दोस्तों, पोएम की शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन से। What happens to a dream deferred? यहाँ deferred का मतलब होता है किसी चीज़ को डिले कर देना, पोस्टपोन कर देना या आगे के लिए टाल देना। आपको ये समझना होगा कि ह्यूज यहाँ किसी पर्सनल सपने की बात नहीं कर रहे, जैसे कोई गाड़ी खरीदना हो या बड़ा घर खरीदना। नहीं, ये ड्रीम है द अमेरिकन ड्रीम ऑफ इक्वालिटी। ब्लैक लोगों का वो सपना जहाँ उन्हें बराबरी, इज्जत और फ्रीडम चाहिए थी। ह्यूज पूछ रहे हैं कि जब एक पूरी कम्युनिटी के एक हक को सालों तक टाल दिया जाता है तो उस सपने के साथ क्या होता है। अगली ही लाइन में ह्यूज पहला ऑप्शन देते हैं, डज इट ड्राई अप लाइक अ रेजन इन द सन। अब इस मेटाफर को बिल्कुल ध्यान से समझिए। एक ताज़ा अंगूर यानी ग्रेप कैसा होता है? वो प्लम्प होता है, रसीला होता है और फुल ऑफ लाइफ। ये उस वक्त का इंसान है जिसके अंदर उम्मीद होती है, जो अपने गोल्स को पूरा करना चाहता है। लेकिन अगर उस अंगूर को धूप में छोड़ दिया जाए तो उसका सारा रस सूख जाता है, जैसे कि किशमिश या रेजन। वो सिकुड़ जाता है और हार्ड हो जाता है। तो ह्यूज कह रहे हैं कि जब एक सपने को बार बार रोका जाता है तो वो अपनी वाइटैलिटी यानी जान खो देता है। वो इंसान अंदर से थक जाता है, उसकी उम्मीद सूख जाती है और वो सपना एक दिन पूरा होना नामुमकिन लगता है। अब ह्यूज पूछते हैं, और फेस्टर लाइक अ सोर, यानी क्या एक डिलेड सपना किसी पके हुए जख्म की तरह हो जाता है? यहाँ पर ह्यूज ने एक बहुत ही पावरफुल सिमिली का यूज कर रहे हैं। एक ऐसा फिजिकल वुंड या चोट जिसका अगर इलाज नहीं किया जाए तो वो धीरे धीरे फेस्टर करने लगता है, यानी उसमें इन्फेक्शन बढ़ने लगता है, वो पक जाता है और उसमें से पस बहने लगता है। ह्यूज कहना चाहते हैं कि एक पोस्टपोन सपना सिर्फ चुपचाप गायब नहीं हो जाता, वो अपने अंदर एक अनट्रीटेड वुंड की तरह बैठा रहता है। जब एक इंसान को बार बार उसके कैपेबिलिटी और उसके हक से दूर रखा जाता है तो उसके अंदर एक गहरा ऑनगोइंग इमोशनल पेन, टॉक्सिसिटी और गुस्सा भरने लगता है। ये दर्द हर दिन बढ़ता है और इंसान को अंदर ही अंदर तकलीफ देता रहता है। एंड देन रन। यहाँ रन का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि कोई दौड़ रहा है या भाग रहा है। आपको इसका मेडिकल कंटेक्स्ट पता होना चाहिए। मेडिकल टर्म्स में जब एक जख्म यानी सोर बहुत ज़्यादा पक जाता है तो वो रन करने लगता है, यानी उसमें से गंदा पानी, पस और फ्लूइड बाहर लीक होने लगता है, बहने लगता है। ह्यूज इस विजुअल इमेजरी से ये समझा रहे हैं कि जब किसी समाज, किसी कम्युनिटी का गुस्सा और उनका दुख हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो सिर्फ उनके अंदर दबकर नहीं रहता, एक दिन वो दुख बाहर स्पिल ओवर करने लगता है, यानी बह निकलता है। वो उनकी पूरी पर्सनल लाइफ को पॉइजन तो करता ही है, पर साथ ही साथ पूरी कम्युनिटी और पूरे शहर में गुस्से के रूप में बाहर निकल आता है। सप्रेस्ड ड्रीम्स कभी चुपचाप गायब नहीं होते, वो एक टॉक्सिक लिक्विड की तरह समाज में फैलने लगता है। Does it stink like rotten meat? ह्यूज अब पूछते हैं, Does it stink like rotten meat? क्या एक डिलेड सपने से सड़े हुए मांस जैसे बदबू निकलता है? यहाँ ह्यूज करप्शन और डीके का बहुत ही पावरफुल सिंबल यूज कर रहे हैं। खाना या मीट कब सड़ता है?
जब उसे नेग्लेक्ट किया जाए, छोड़ दिया जाए। ह्यूज कह रहे हैं कि जब एक इंसान का सपना, उसकी होप टूटती है तो वो चुपचाप गायब नहीं होती है, वो इंसान के अंदर ही अंदर सड़ी हुई चीज़ की तरह बैठ जाती है, जो धीरे धीरे बिटरनेस यानी कड़वाहट और नफरत में बदल जाती है। आपको इसके दो बड़े एस्पेक्ट समझने होंगे। एक है, जैसे एक कमरे में अगर खराब मांस रखा हो तो उसकी बदबू पूरे घर में फैल जाती है, बिल्कुल वैसे ही एक इंसान के अंदर का दबा हुआ गुस्सा और टूटा हुआ सपना उसकी पूरी जिंदगी, उसके पूरे परिवार और उसके आसपास के माहौल को टॉक्सिक बना देता है। यानी ये उसके जो एनवायरनमेंट है, एक इंसान का पूरा एनवायरनमेंट को खराब कर देता है। और दूसरा है एक मेटाफर ऑफ रिसोर्सेज। हार्लेम रेनेसांस के कंटेक्स्ट में फ्रेश मीट एक लाइफ सस्टेनिंग रिसोर्स था। उस मीट का सड़ना दिखाता है सिस्टमेटिक नेग्लेक्ट, यानी कैसे अमेरिका ने ब्लैक लोगों को बराबरी का हक नहीं दिया, जिसके चलते उनका पूरा पोटेंशियल और उनकी जिंदगी सड़ी हुई मीट की तरह बर्बाद हो गई। और क्रस्ट एंड शुगर ओवर लाइक अ सिरपी स्वीट, इस इमेज को इमेजिन कीजिए। अगर कोई मीठी चटनी या सिरप बहुत दिनों तक ऐसे ही पड़े रहे तो धीरे धीरे उसके ऊपर शक्कर की एक परत यानी क्रस्ट जम जाती है। इस इमेज को ध्यान से देखिए। ये स्वीट अभी अभी देखने में तो मीठी और अट्रैक्टिव लग रही है, लेकिन ऊपर एक हार्ड क्रस्ट जम चुका है। बिल्कुल इसी तरह एक डेफर्ड ड्रीम हमेशा मरता नहीं है। कभी कभी वो जिंदा तो रहता है, लेकिन उसकी जो फ्रेशनेस है, जो एनर्जी और उसकी जो असली मिठास है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। बाहर से तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर डिसअपॉइंटमेंट और स्टैग्नेशन छुपी होती है। जो चीज़ पहले सॉफ्ट, फ्रेश और फ्लोइंग थी, वो अब हार्ड, स्टैग्नेंट और लाइफलेस बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह एक डेफर्ड ड्रीम यानी बार बार डिले किया गया एक सपना जरूरी नहीं कि तुरंत मर जाए। वो सपना अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी फ्रेशनेस, उसका एक्साइटमेंट और उसकी असली एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जो सपना कभी होप और एंथुसियाज्म से भरा हुआ था, वो वक्त के साथ जम सा जाता है। उसके साथ जुड़ी हुई उम्मीद की जगह फ्रस्ट्रेशन और हेल्पलेसनेस लेने लगती है। अफ्रीकन अमेरिकन कंटेक्स्ट में इस इमेज का एक गहरा मीनिंग है। अमेरिका बार बार इक्वालिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटीज के वादे करता था। ये वादे सुनने में तो बहुत स्वीट और होपफुल लगते थे, लेकिन जब ये प्रॉमिसेस सालों तक सिर्फ प्रॉमिसेस ही बने रहे और उन्हें पूरा नहीं किया गया, तो उनकी मिठास खत्म हो गई। जो वादे कभी उम्मीद देते थे, वही धीरे धीरे एम्प्टी वर्ड्स बन गए। और ह्यूज इसी फॉल्स स्वीटनेस को एक्सपोज कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि कैसे डिले की वजह से एक सपना सिर्फ पोस्टपोन नहीं होता, बल्कि उसकी लिविंग एनर्जी भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब ह्यूज बोल रहे हैं, मे बी इट जस्ट सैग्स लाइक अ हेवी लोड। क्या एक डेफर्ड ड्रीम किसी भारी बोझ की तरह इंसान की जिंदगी पर लटक जाता है? ध्यान दीजिए कि यहाँ ह्यूज की टोन बदल जाती है और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। पहले वो रेपिटेडली पूछ रहे थे, डज इट ड्राई अप, डज इट फेस्टर, डज इट स्टिंक, लेकिन अब वो कहते हैं मे बी, शायद। यानी अब वो एक और पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं। हो सकता है कि सपना ना तो पूरी तरह सूखे, ना सड़े और ना ही खत्म हो सकता है कि वो जिंदा रहे, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई लगातार वेटिंग, डिसअपॉइंटमेंट और ब्रोकन प्रॉमिसेस एक भारी बर्डन में बदल जाए। सपना खुद नहीं, बल्कि उसके अधूरे रह जाने का दर्द इंसान को हर दिन नीचे खींचने लगता है। यहाँ सैग शब्द बहुत पावरफुल है। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा वेट के नीचे आ जाती है तो वो झुकने लगती है। इसी तरह एक डेफर्ड ड्रीम इंसान की स्पिरिट को धीरे धीरे झुका देता है। और ये कोई अचानक होने वाला पेन नहीं है, ये एक स्लो और साइलेंट सफरिंग होती है। अफ्रीकन अमेरिकन कंटेक्स्ट में ये इमेज उन लोगों की कलेक्टिव वियरीनेस को रिप्रेजेंट करती है जो जनरेशन से इक्वालिटी और जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं। सपना अब भी जिंदा है, लेकिन उसका बोझ इतना बढ़ चुका है कि वो जिंदगी को भारी और थका हुआ बना देता है। और डज इट एक्सप्लोड, इस आखिरी लाइन में आते ही पूरी पोएम का टोन बिल्कुल बदल जाता है। और दोस्तों नोटिस कीजिए कि टेक्स्ट में ये लाइन इटैलिक्स में लिखी गई है ताकि इस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा सके। ह्यूज कह रहे हैं कि गुस्सा हमेशा के लिए दबाकर नहीं रखा जा सकता। जब प्रेशर हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो चीज़ें चुपचाप सड़ी नहीं रहती, बल्कि वो एक धमाके के साथ फट पड़ती है। इसके दो सबसे बड़े इंटरप्रिटेशंस हैं जो आपको एग्जाम्स में ज़रूर लिखने हैं। नंबर 1, द वार्निंग टू अमेरिका।
ह्यूज ने ये पोएम 1951 में लिखी थी। ये लाइन उनका डायरेक्ट वार्निंग वाइट डोमिनेटेड अमेरिका को। उन्होंने कहा कि अगर तुमने ब्लैक लोगों के हक को ऐसे ही दबा कर रखा तो ये दबाया हुआ गुस्सा हार्लेम रायट्स जो कि चली थी 1935 से लेकर 1943 तक पूरे देश को हिला कर रख देगा। और हुआ भी वही। ये लाइन 1950s और 1960s के जो सिविल राइट्स मूवमेंट थे उसके बड़े मास प्रोटेस्ट और रेबेलियंस का एक ट्रेलर बन गई। और नंबर 2 है डिस्ट्रक्शन वर्सेस रिलीज। इस एक्सप्लोजन के दो मतलब है। पहला डिस्ट्रक्टिव वायलेंस जहां सब कुछ जलकर राख हो जाता है जब दांगे होते हैं, और दूसरा नेसेसरी रिलीज यानी जब पुराने सड़े हुए कानूनों और सिस्टम को तोड़ने के लिए एक ऐसी क्रांति जरूरी हो जाती है जो बराबरी का नया रास्ता खोले। और ह्यूज इस सवाल को अधूरा छोड़ देते हैं ताकि रीडर खुद सोचे कि अमेरिका किस तरफ जा रहा है। तो दोस्तों ये थी लैंगस्टन ह्यूज की हार्लेम, सिर्फ छोटी सी एक 11 लाइंस की पोएम, लेकिन इसमें एक पूरी कम्युनिटी के सपने, दर्द और फ्रस्ट्रेशन समाई हुई है। आई होप कि अब आप इस पोएम के हर एक लाइन को अच्छे से समझ चुके हैं, और अगर ये सेशन हेल्पफुल रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट में बताएं कि अगले सेशन अब किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। मिलूंगी आपसे अगले सेशन में।